Hello guys, welcome to Bio classes. Yesterday we have discussed the structure of nucleotide and the bond formation between the nucleotide. आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए मॉडल के बारे में, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. इसको दो नाम से और जाना जाता है, 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ डीएनए एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अब जब वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था तो उसके साथ साथ में ई चार्गफ एंड विल्किंस और फ्रैंकलिन इन्होंने इसकी हेल्प की. अब चार्गफ ने क्या बताया था? चार्गफ ने केमिकल कंपोजिशन बताई थी डीएनए की. क्लियर? इसने बोला था कि एक डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन होंगे उतने क्या होंगे? पैरामिडिन. यानी कि प्यूरिन इज इक्वल टू पैरामिडिन. अब एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन. यानी जितने भी प्यूरिन होंगे उतने ही क्या होंगे? पैरामिडिन होंगे. तो मैं एक चीज और लिख सकता हूं, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपो थाइमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1. अब इसके बाद में इसने बताया कि शुगर और जो फोस्फेट होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं. जितने शुगर होंगे उतने क्या होंगे? फोस्फेट होंगे. अब एडेनिन प्लस थाइमिन अपो ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू बेस रेशो, यानी कि ये एक के इक्वल नहीं होंगे. क्लियर? क्योंकि ये क्या होते हैं? अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग वैल्यू होती है इनकी. अगर मैंने 2 एग्जांपल लिए यहाँ पर, एक तो बैक्टीरिया का और एक ह्यूमन का. अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो रेशो होता है वो होता है 0.93 और ह्यूमन के अंदर होता है 1.52. ये तो था चार्गफ के बारे में. अब इसके बाद विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो मॉडल दिया था, यानी जो हेल्प की थी इस मॉडल के अंदर, इन्होंने क्या किया था? डीएनए की एक फोटो क्लिक की थी और वो फोटो जो थी वो एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से क्लिक की थी. क्लियर? उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन करवाया था डीएनए का और इन्होंने बोला कि डीएनए जो बना है वो 2 स्ट्रैंड से बना है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं. इसने एक बात और बताई कि जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड, क्लियर, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनकी जो विड्थ होती है वो होती है 2 नैनोमीटर की. और ये विड्थ जो होगी ये टॉप से लेके बॉटम तक 2 नैनोमीटर ही रहेगी. क्लियर हुई ये बात? अब फिर इसने बताया कि एक हेलिकल टर्न जो होती है, एक हेलिकल टर्न जिसको एक पिच के नाम से जाना जाता है, वो पिच की लेंथ कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर. क्लियर? अब मैं एक डायग्राम के थ्रू शो करने जा रहा हूं. एक डीएनए का डायग्राम बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि पिच क्या होती है, यानी कि एक हेलिकल टर्न क्या होती है, उसकी विड्थ 2 नैनोमीटर कहां से होती है. क्लियर? उसकी जो 3.4 नैनोमीटर है एक हेलिकल टर्न, वो क्या होती है, उसके अंदर कितने बेस पेयर मिलते हैं और उनके बेस पेयर के अंदर डिस्टेंस कितना होता है, ये चीजें देखेंगे हम. तो देखो, ये मैं एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा हूं. ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का. क्लियर? ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा अब डीएनए का. तो आपने देखा कि इस डीएनए के अंदर जो विड्थ है, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये तो है 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम. 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम. अब ये तो इसकी विड्थ हो गई. यहां से लेकर यहां तक जो ये डीएनए जहां पर खत्म हो रहा है, ये सारी की सारी कितनी रहेगी? 2 नैनोमीटर. अब इसके बाद में एक हेलिकल टर्न की बात की, एक पिच की बात की. अब मैं बताऊंगा एक पिच किसे कहते हैं. तो यहां से लेकर जब ये एक टर्न कर रहा है और वापिस ये यहां से टर्न कर रहा है, क्लियर, इसको आपने क्या बोल दिया? यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी ये होगी कितनी? 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम. और आप इसको क्या बोलोगे? एक पिच बोल रहे हैं. अब इस एक पिच के अंदर, यानी यहां से लेकर यहां तक, इसके अंदर जो बेस पेयर होंगे वो कितने होंगे? 10 बेस पेयर होंगे यहां से यहां तक. क्लियर? और एक बेस पेयर, या जैसे यहां पर एक बेस पेयर है, यहां पर दूसरा बेस पेयर है, इन दोनों बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा कितना? 0.3
नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो एक डीएनए के बारे में था, क्लियर। अब आपने ये देख लिया कि इसकी विड्थ 2 नैनोमीटर होती है, एक पिच ये होती है, 10 बेस पेयर होते हैं, 3.4 नैनोमीटर होता है एक बेस पेयर, दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस। अब इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा क्या वॉटसन एंड साइलेंट फीचर ऑफ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो ये कुछ साइलेंट फीचर हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, देखते हैं। देखो, इसने बोला था कि जो डीएनए होता है उसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। आपको पता है डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, तो क्या है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, और जहां पर क्या होगा शुगर और फॉस्फेट तो उसकी बैकबोन बना रही होंगी। यानी कि डीएनए की अगर ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये जैसे 2 हेलिक्स है डीएनए, तो मैं बोल रहा हूं यहां पर ये जो हेलिक्स होगा इसके अंदर क्या होगा, ये तो बैकबोन जो होगी वो बना रहा है कौन, शुगर और फॉस्फेट, क्लियर। अब इसके जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ना डीएनए के अंदर, वो करवाता है कौन, आपके नाइट्रोजिनस बेस, क्लियर। अब दूसरा क्या है, बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड होंगे, जैसे एक स्ट्रैंड ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एक तो होगा 5 to 3, यानी कि एक तो होगा 5' से 3' और दूसरा क्या होगा 3' से 5' एंटी पैरेलल होंगे। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तीसरा क्या बोल रहा है ये कि द बेसिस इन द स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू H बोन, यानी कि अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिस पर लगे हुए हैं, जैसे यहां पर एडेनिन होगा, यहां पर थाइमिन होगा, तो ये क्या होंगे, अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। एडेनिन अटैच होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, किसके साथ, थाइमिन के साथ। एंड ग्वानिन अटैच होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, किसके, साइटोसिन के साथ, क्लियर। 4th पॉइंट क्या बोल रहा है, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। जो एक पिच बताई थी या जो एक हेलिकल टर्न बताई थी मैंने डीएनए की, उसकी लेंथ कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। 5th पॉइंट में क्या बोल रहा है, देयर आर 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। एक हेलिकल टर्न के अंदर या एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं डीएनए के, और उन एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में मैं बात करूंगा अगले टॉपिक यानी डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। अब डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, यानी कि पूरी की पूरी सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम के अंदर अपना डीएनए कैसे पैक होता है, ये देखते हैं अगले टॉपिक में। तो देखिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स काम करवाते हैं डीएनए के अंदर। कुछ 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, कुछ होते हैं हिस्टोन प्रोटीन और कुछ होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसे डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करवाते हैं, ये देखते हैं। तो टॉपिक अपना क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, तो पैकेजिंग के लिए मैंने बोला 2 टाइप के प्रोटीन काम करते हैं। अब प्रोटीन के लिए एक तो कौन से प्रोटीन होंगे, हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरे कौन होंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं। नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो बनते हैं किससे, अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक प्रोटीन यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं प्रोटीन के। तो इसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होते हैं। वही नॉन हिस्टोन प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होते हैं
एंड टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान रिच होती। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा इसके टाइप की। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं। कौन से H1, H2A, H2B, H3 और H4। क्लियर। हिस्टोन प्रोटीन कितने होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। वही नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अब ये 3 टाइप कौन से हैं? सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो कुछ होते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन। स्कैफोल्ड प्रोटीन जिनका दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। क्लियर। दूसरे होते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन। और तीसरे होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। तीसरे कौन से होते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन। अब ये स्कैफोल्ड, एंजाइमेटिक और रेगुलेटरी प्रोटीन ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्लियर हुआ। अब बात करेंगे कि ये कैसे हेल्प करवाते हैं किसी डीएनए की पैकेजिंग के अंदर। अब मैं बात करूंगा इसी के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन की, उसके बाद में बात करेंगे हम हिस्टोन प्रोटीन की। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर क्या होगा? जैसे आपने देखा नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होंगे। एक तो सबसे पहला कौन है? स्कैफोल्ड प्रोटीन। अब स्कैफोल्ड प्रोटीन का मैं थोड़ा सा फंक्शन बता दूं तो इनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बोला जाता है, यानी कि जब डीएनए की पैकेजिंग हो रही होती है तो ये उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर। दूसरा एंजाइमेटिक प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करेंगे? कुछ एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि ये भी हेल्प करवाते हैं कि ये एक्ट करते हैं किसकी तरह? एंजाइम की तरह। क्लियर। थर्ड बात करता हूं मैं रेगुलेटरी प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी प्रोटीन कैसे हेल्प करवाते हैं डीएनए की पैकेजिंग के अंदर? देखिए, अब आपको पता है डीएनए जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर। हिस्टोन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के ऊपर। अब डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन अट्रैक्ट हो गए और इसको क्या कर लिया? डीएनए को रैप कर लिया अपने ऊपर। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं मैं। जैसे ये एक डीएनए था, इस डीएनए नेगेटिव चार्ज है, कुछ हिस्टोन प्रोटीन आए और हिस्टोन प्रोटीन ने क्या कर लिया? इसको रैप कर लिया। अब रैप करने के बाद इसके ऊपर कोई भी क्या होगा? जीन एक्सप्रेशन साइट। अब मैंने एक वर्ड लिया, क्या? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन यानी जीन क्या होता है? फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। अब जीन से क्या होते हैं? जो जीन होते हैं यानी फंक्शनल पार्ट होता है, उससे क्या बनेंगे? आरएनए बनेगा। आरएनए से क्या बनेंगे? प्रोटीन बनेंगे। तो मतलब क्या किया? इन हिस्टोन प्रोटीन ने डीएनए को रैप कर लिया और रैप करने के बाद उसकी जीन एक्सप्रेशन साइट को ब्लॉक कर दिया। क्लियर। जैसे ही रैप हुआ तो जीन एक्सप्रेशन साइट क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। और ब्लॉक होने के बाद क्या हो गया? अब वो ना तो एमआरएनए बनाएगा और ना उससे प्रोटीन बनेगी। तो अब काम आता है किसका? रेगुलेटरी प्रोटीन का। तो रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ट करते हैं किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। क्लियर। जब ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेंगे तो ये क्या कर देंगे? हिस्टोन को रिमूव करवा देंगे। और जब ये हिस्टोन रिमूव हो जाएंगे तो डीएनए के ऊपर जीन एक्सप्रेशन साइट क्या हो जाएगी? साइट क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। तो ये काम होता है रेगुलेटरी प्रोटीन का। देखिए मैंने क्या बताया? मैंने बोला था कि स्कैफोल्ड प्रोटीन जो होते हैं वो कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बोला जाता है, यानी कि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा एंजाइमेटिक प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। थर्ड था रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करवाएंगे? जीन एक्सप्रेशन साइट
को रेगुलेट करवाएंगे। कैसे करवाते हैं? जैसे डीएनए नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज डीएनए को पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ने क्या कर लिया? रैप कर लिया। रैप करने के बाद उसके अंदर जो जीन एक्सप्रेशन साइट थी वो क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। जीन एक्सप्रेशन साइट ब्लॉक होने के बाद क्या हुआ? रेगुलेटरी प्रोटीन ने एक्ट किया किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। और हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट किया तो हिस्टोन को क्या करवा दिया? रिमूव करवा दिया। रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा? जीन एक्सप्रेशन साइट ओपन हो जाएगी और वो एमआरएनए बना लेगा और प्रोटीन बना लेगा। ये तो था नॉन हिस्टोन प्रोटीन का काम। अब मैं बात करूंगा हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन कैसे एक्ट करते हैं? देखिए, आपने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। क्लियर? H1, H2A, H2B, H3 और H4। क्लियर हुआ? अब देखना, देखिए H2A, H2B, H3 और H4 ये 4 के 4 हिस्टोन जो होंगे ये क्या कर लेंगे? अपनी एक कॉपी और बना लेंगे, यानी कि ये 2-2 की फॉर्म में हो जाएंगे। जब एक कॉपी और बन जाएगी तो आपने क्या बोल दिया? इसको ऑक्टामर बोल दिया। क्या बोल दिया? ये ऑक्टामर की फॉर्म में आ गए। अब जब ये ऑक्टामर की फॉर्म में आ गए तो इसके ऊपर क्या हुआ? देखिए, इन्होंने क्या किया? ये ऑक्टामर बना दिया। ये बोलो क्लियर? इसके अंदर H2A, H2B, क्लियर, H3 और H4 इनकी क्या है? 2-2 कॉपी। क्लियर? ऑक्टामर बन गए। अब ऑक्टामर के ऊपर क्या होगा? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है ऑक्टामर। क्लियर? डीएनए क्या था? नेगेटिव चार्ज। अब डीएनए क्या होगा? इस ऑक्टामर के ऊपर रैप करेगा और वो जो रैप करेगा वो कितनी टर्न रैप करेगा? देखो, डीएनए ने क्या किया? रैप की। और कितनी रैप किया? 1.67 टर्न। क्लियर? डीएनए रैप करे 2 टर्न, पूरी 2 टर्न नहीं लेगा वो ऑक्टामर के ऊपर, वो लेगा 1.67 टर्न लेगा। क्लियर है? अब 1.67 टर्न लेने के बाद देखिए, अब ये डीएनए ऐसा हो गया। क्लियर? अब ये स्ट्रैंड यहां से, ये स्ट्रैंड यहां से, अब इसको ब्लॉक कर देगा, यानी इसको पकड़ लेगा कौन? H1 प्रोटीन। क्लियर हुआ? काम पता लगा H1 का क्या काम होता है? देखो क्या था? H2A, H2B, H3, H4 अपनी एक एक कॉपी बनाकर ऑक्टामर फॉर्म बना लेंगे और वो ऑक्टामर के ऊपर आपका डीएनए क्या कर जाएगा? 1.67 रैप कर जाएगा। और उसके बाद में जब वो रैप कर जाएगा तो आपने क्या कर दिया? इसके ऊपर H1 जो था इन दोनों स्ट्रैंड को होल्ड करके रख लेगा और आप इसको एक नाम दे दोगे, क्या? न्यूक्लियोसोम। आपने क्या बोल दिया कि क्या है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होंगे? 200 न्यूक्लियोटाइड होंगे इसके अंदर डीएनए के। क्लियर? अब देखना, न्यूक्लियोसोम बना है किससे? आपने बोला ऑक्टामर प्लस कौन है? आपका डीएनए प्लस आपका H1, ये तीनों मिलाकर क्या बना देंगे? न्यूक्लियोसोम बना देंगे। अब ऐसे ऐसे न्यूक्लियोसोम, यानी कि क्या करेंगे? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे। तो मैं एक बार एक डायग्राम के थ्रू पैकेजिंग शो करूंगा आप डीएनए की। इतना क्लियर हुआ? क्लियर? अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पर ये डीएनए इस फॉर्म में। क्लियर? इस फॉर्म में जो ये डीएनए है ये 2 नैनोमीटर का डीएनए पैक है इस टाइप। अब पहले स्टेप में क्या हुआ? हिस्टोन प्रोटीन ने काम किया है। क्लियर? और हिस्टोन प्रोटीन ने न्यूक्लियोसोम बनाए। अब मैं बोल रहा हूं, ये देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये ऐसे न्यूक्लियोसोम बने। अब ये आपका इसके अंदर क्या है? सारा डीएनए पैक है। आपको पता है कि इसके ऊपर डीएनए की 1.67 टन है। और जो आप ये न्यूक्लियोसोम देख रहे हो इसके अंदर कितना डीएनए पैक है? 11 नैनोमीटर का डीएनए पैक है।
क्लियर। इसके अंदर कितना डीएनए पैक हो जाएगा, 11 नैनोमीटर का। और इस स्ट्रक्चर को आप एक नाम दे दोगे, क्या, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या बोल दिया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे एक माला के अंदर वो मोती मिलते हैं ना, वैसा स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसके बाद में फिर से कुछ हिस्टोन प्रोटीन ने काम किया होगा, क्लियर। अब जब और हिस्टोन प्रोटीन काम करेंगे तो ये स्ट्रक्चर और ज्यादा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्लियर। इसके ऊपर क्या है आपके, ये आपके न्यूक्लियोसोम, क्लियर। तो अब ये डीएनए क्या होने लगा, और ज्यादा पैक होने लगा या नहीं। तो इस टाइम पर जो डीएनए पैक हुआ, इस स्ट्रक्चर को आपने एक और नाम दे दिया, क्या, स्कैफोल्ड डीएनए। यानी यहां पर 30 नैनोमीटर का डीएनए पैक हो चुका होगा और आपने क्या मतलब इस डीएनए के स्ट्रक्चर को एक नाम दे दिया, क्या, सोलेनोइड स्ट्रक्चर। क्या बोल दिया आपने इसको, सोलेनोइड स्ट्रक्चर। एक चीज देखना, यहां पर ये जो टर्न कर रहा है डीएनए, इसके अंदर कितने मतलब बीड्स होंगे या कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, इसके अंदर 5 से 6 न्यूक्लियोसोम होंगे। यानी कि जो एक टर्न कर रहा है ना ये, इसके अंदर 5 से 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे, क्लियर। इसके बाद में फिर और कंडेंस फॉर्म आएगी इसकी, यानी कि अब ये और ज्यादा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब और ज्यादा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा तो यानी इसके अंदर क्या होगा, और ज्यादा न्यूक्लियोसोम आएंगे, डीएनए और ज्यादा पैक होगा। अब जो ये डीएनए इसके अंदर ज्यादा पैक होगा तो आपने इस स्ट्रक्चर को एक और नाम दे दिया, सोलेनोइड था, इसके अंदर 300 नैनोमीटर का डीएनए पैक हो गया और आपने इसको बोल दिया सुपर सोलेनोइड स्ट्रक्चर। फिर और क्या होगा, अब इसके अंदर और कंडेंस आएगा और ये किसके अंदर बदल जाएगा, एक क्रोमेटिड के अंदर बदल जाएगा, क्लियर। क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमेटिड होती है, आपने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया, क्रोमेटिड। और इसके अंदर कितना डीएनए पैक होगा आपका, 700 नैनोमीटर का डीएनए पैक होगा। अब ये अपनी एक और कॉपी बना लेगा, तो जब ये अपनी एक और कॉपी बना लेगा तो आप क्या बोल दोगे इसको, क्या है ये, क्रोमोसोम बन गया। अब एक क्रोमोसोम के अंदर इसको क्या बोल दिया आपने, क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर कितना, 1400 नैनोमीटर का डीएनए पैक हो गया होगा, क्लियर हुआ। तो ऐसे होती है एक डीएनए की पैकेजिंग, पता लगा। जैसे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ने काम किया अपना, क्लियर। अब मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं फिर से, क्या था, ये एक डीएनए था 2 नैनोमीटर का, क्लियर। हिस्टोन प्रोटीन ने काम किया, एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बनाया, न्यूक्लियोसोम को लेकर स्ट्रक्चर बनाया, 11 नैनोमीटर का डीएनए बना, आपने स्ट्रक्चर को एक नाम दे दिया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब उसके बाद में फिर से कुछ हिस्टोन प्रोटीन ने काम किया और ये डीएनए और ज्यादा कंडेंस फॉर्म में पैक होने लगा, आपने ये 30 नैनोमीटर का डीएनए पैक हो गया और आपने यहां पर इसको नाम दे दिया, क्या, सोलेनोइड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में मैंने बोला कि इसके अंदर एक टर्न होगी, एक टर्न के अंदर 5 से 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे। अब आगे क्या हुआ, ये और ज्यादा कंडेंस हुआ, और ज्यादा कंडेंस हुआ तो 300 नैनोमीटर का डीएनए पैक हो गया और इस स्ट्रक्चर को आपने बोल दिया सुपर सोलेनोइड स्ट्रक्चर। फिर आगे जाकर एक क्रोमेटिड बनी, क्रोमेटिड के अंदर कैसे कितना डीएनए मिला, 700 नैनोमीटर का डीएनए मिला। 700 नैनोमीटर डीएनए के बाद इसकी एक कॉपी और बन गई और एक कॉपी बनने के बाद ये 1400 नैनोमीटर का डीएनए एक क्रोमोसोम के अंदर पैक हो गया। अब ऐसे ऐसे एक सेल के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के और अपना सारा का सारा डीएनए उन क्रोमोसोम्स के अंदर ही पैक होता है। अब ये जो पैकेजिंग दिख रही है, अब पैकेजिंग जब लगेगी तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि
जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इसको कुछ बैंड दिखेंगे, कुछ लाइट बैंड दिखेंगे, कुछ डार्क बैंड दिखेंगे। अब लाइट बैंड और डार्क बैंड क्या होते हैं, एक बार वो चीज पढ़ते हैं। क्लियर? अब देखा आपने, जैसे एक बार इसी को स्ट्रक्चर को देखते हैं। मैंने बोला कि यहां पर आपका डीएनए कुछ ज्यादा पैक हो गए, यानी यहां पर हिस्टोन प्रोटीन कुछ ज्यादा थे और इन्होंने डीएनए को यहां पर बहुत ज्यादा पैक करवा दिया। क्लियर? फिर कुछ यहां पर थोड़ा कम पैक हुआ है, ऐसे पैक होगा डीएनए। अब जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो माइक्रोस्कोप में जो ये बैंड दिखेगा, ये बैंड क्या होगा, डार्क बैंड। ये बैंड दिखेगा, ये क्या होगा, लाइट बैंड। तो जो डार्क बैंड होंगे, उन डार्क बैंड को आपने नाम दे दिया क्या, हिट्रोक्रोमेटिक। क्या नाम दे दिया आपने डार्क बैंड को, हिट्रोक्रोमेटिक। अब और जो लाइट बैंड होंगे, उन लाइट बैंड को आपने नाम दे दिया क्या, यू क्रोमेटिक। क्लियर हो? जो डार्क बैंड दिखे इनको तो हिट्रोक्रोमेटिन, जो लाइट बैंड दिखे इनको यूक्रोमेटिन। अब एक चीज देखना, मेरे को बताना कि यहां पर जो डार्क बैंड दिख रहे हैं, यानी यहां पर हिस्टोन प्रोटीन ने ज्यादा एक्ट किया। क्लियर? हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा थे तो ये डीएनए बहुत कंडेंस फॉर्म में हो गया। अगर हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा है तो क्या यहां पर क्या होगा, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जा पाएगा, यानी कि डीएनए से आरएनए बन पाएगा। क्लियर? तो यानी कि मैं बोल दूं यहां पर ये रीजन जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, और ये रीजन जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होगा। क्लियर? यानी यहां पर क्या होगा, इस रीजन से कोई भी एमआरएनए नहीं बन पाएगा। तो जो यूक्रोमेटिन होंगे वहां से क्या बनेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में जो हिट्रोक्रोमेटिन हुआ, यूक्रोमेटिन हुआ, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। अब इस सारे पैकेजिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मैं बात करूंगा क्या, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल का डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अब इस लेक्चर में जितने भी आपके डाउट आते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। क्लियर? थैंक यू।